नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बीए पार्ट थर्ड का पेपर। तो देखिए, बीए पार्ट थर्ड में अपनी जो 2 क्लासेस है वो आ चुकी है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट भी करवाया जा चुका है, पेपर सेकंड भी करवाया जा चुका है, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के साथ। तो काफी बार बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम प्रश्न करने कैसे हैं, तो प्रश्न करने का तरीका भी बताया गया है, यहाँ तक कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं वो भी सारे के सारे बताए गए हैं। और इसके साथ साथ उन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से लिखना है, बड़ों को कैसे लिखना है, छोटों को कैसे लिखना है, और जो बीच के प्रश्न आ रहे हैं 2 उनको कैसे लिखना है, सारी की सारी चीजें बताई है। यदि किसी बच्चे ने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो 3 तारीख की आपकी एग्जाम होने वाली है, आप उसको देखें, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। मैंने जो प्रश्न बताए थे उनमें मैंने आपको एक प्रश्न ये भी बताया था कि भाई रस का टॉपिक है वो महत्वपूर्ण बनता है, रस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उस क्लास में मैंने रस को कैसे लिखना है वो चीज नहीं बताई थी। तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो उसी प्रश्न के बारे में, एग्जाम की दृष्टि से ये क्लासेस रखी गई हैं। तो इसलिए क्योंकि आपका सिलेबस पूरा कॉलेज टाइम में नहीं हुआ था, साथ साथ अनेक समस्याएं आ रही थी, तो क्यों ना हम यहाँ पर इन चीजों को क्लियर कर लें। तो रस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आपको मैं बता देती हूँ, बड़े प्रश्न की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप रस से संबंधित और साधारणीकरण से संबंधित छोटे प्रश्न तैयार कर लीजिए, आपके पास यदि मैटर है तो। अगर नहीं है तो हम हैं ही फिर। तो चलिए अपन देखते हैं रस। तो रस की अपन यदि बात करें तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि हिंदी में रस को किस रूप में परिभाषित किया जाता है या किसने परिभाषित किया। तो देखिए, एक नाट्याचार्य थे, नाट्याचार्य, संस्कृत में ही रस का आविर्भाव हो चुका था, संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा में हमारे भारत के एक महान विद्वान थे जो भरत मुनि के नाम से विख्यात थे, जो नाट्याचार्य यानी नाट्य रचना के आचार्य थे। इन्होंने रस से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए थे, या फिर मैं यूं भी कह सकती हूं कि रस का आविर्भाव या रस के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं, रस टॉपिक के भरत मुनि कहे जाते हैं। इनकी एक परिभाषा मिलती है, कौन सी परिभाषा मिलती है? इन्होंने लिखा है कि विभावा नुभाव व्यभिचारी संयोगा निष्पत्ति, ये इसकी परिभाषा मानी जाती है। अब आप डर गए होंगे, इतनी बड़ी परिभाषा और वो भी इस रूप में, कैसे याद रहेगी? याद रहेगी ना? आप देख लीजिए। देखिए, रस के कुछ अवयव माने जाते हैं, रस के अवयव माने जाते हैं। और उन रस के अवयवों में यदि अपन बात करें तो मूलतः एक तो होता है स्थायी भाव। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। प्रत्येक रस की उत्पत्ति में एक ऐसा तत्व होता है जो सहायक होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस की उत्पत्ति के लिए रति नामक स्थायी भाव का होना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से यदि अपन अन्य की बात करें, क्रोध रौद्र की बात करें, तो इस प्रकार से जितने भी रस, जब प्राचीन काल में रस की अवधारणा दी गई थी तब 9 रस स्वीकार किए गए थे, हालांकि वर्तमान में 11 रसों की अवधारणा प्रस्तुत की जा चुकी है। तो देखिए, रस के लिए एक जो अवयव होता है, मूल बात जो होती है वो तो होता है स्थायी भाव। इसके अलावा रस के अन्य अवयव होते हैं, एक तो विभाव होता है, एक अनुभाव होता है, और एक होता है व्यभिचारी भाव। इनको संचारी भाव भी कहते हैं। अब इनके माध्यम से, या फिर अपन यूं कहें कि इनके संयोग से, संयोग का मतलब आपस में मेल से, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इनका संयोग होने के कारण या इनके मिलने से, इनके आपस में मिलने के बाद
जिस रस की उत्पत्ति होती है वही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। या फिर अपन यूं कहें कि विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव के मिलने से जिस भाव की उत्पत्ति होती है वह रस कहलाता है। मैं सीधे शब्दों में यह भी कह सकती हूं कि विभाव अनुभव संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव, विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। ये बात किसने कही है, भरत मुनि ने। अब परिभाषा याद, मैंने कहा विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव, ये देख लीजिए, विभाव हो गया, विभाव 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 हो गया। अब इस पे आ है तो एक ए तो अपनों ने यहां ले लिया, एक यहां बच गया। उसके बाद क्या बचा, नु भाव वह, ये लीजिए, पहले विभाव आया, उसके बाद अनुभव, यहां तक काम हो गया। उसके बाद क्या है, व्यभिचारी, तो व्यभिचारी, तीनों ये तो चीजें हैं। परिभाषा याद करने में कहां तकलीफ होगी। विभाव अनुभव, विभाव अनुभव में यहां पर ए है और आगे भी ए है, तो इस ए और इस ए का दोनों का मेल होता है तो आ हो जाता है, तो इसलिए अपन वह पे क्या लगाते हैं, आ, वाह बन जाता है। तो विभाव अनुभव व्यभिचारी, तीनों भाव ही तो है, कहीं भी याद करने में तकलीफ आएगी। उसके बाद संयोग, सॉरी यहां पे संयोग गा है, ठीक है, यहां पे आ गया संयोग, ठीक है। उसके बाद ये जो शब्द है संयोग, इसको संस्कृत में संयोगात के नाम से लिखा जाता है, संयोगात, ठीक है। अब बै के अंदर क्या है, रे और आगे क्या है, से, तो शब्द क्या बना, रस। निष्पत्ति का मतलब होता है उत्पत्ति या उत्पन्न होना या निष्पत्ति होना। देखिए, तो यहां पर यह हुआ विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये चीज तो आपको बताई गई थी। तो ये परिभाषा यदि आप, छोटा प्रश्न भी आ जाए और यदि आप ये लिख दें कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक या रस संप्रदाय के जनक आचार्य भरत मुनि या नट्टाचार्य भरत मुनि माने जाते हैं, जिन्होंने रस के संबंध में लिखा था कि विभावानुभाव संयोगात, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये बात उनके द्वारा कही गई थी। अर्थात, फिर अर्थात करके भी लिखना है, अर्थात विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति संभव है या रस की उत्पत्ति संभव है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए, विभाव का मतलब होता है सामान्यतः कारण, कोई एक ऐसा कारण होगा जिसकी कारण हमारे हृदय में रस की उत्पत्ति होगी। जैसे मान लीजिए क्रोध आ रहा है, तो क्रोध के पीछे कोई ना कोई कारण हो, उसने ये काम किया इसलिए मुझे गुस्सा आया, है ना, तो इसलिए कारण। अनुभव का मतलब होता है कारण के बाद हम जो चेष्टाएं करते हैं, वो सारी की सारी चेष्टाएं क्या कहलाती है, अनुभव। हमने किसी कारण को देखा जिसके कारण हमारे मन या मस्तिष्क में जो क्रोध नामक भाव की उत्पत्ति हुई, और जब क्रोध की उत्पत्ति होगी तो फिर अपनों ने उसको मारा या डांटा, जो भी है वो सारी की सारी चेष्टाएं किस में आ जाएगी, अनुभव में। और व्यभिचारी भाव ये है कि अपने मस्तिष्क में काफी विचार इस दौरान आए और गए, खत्म भी हो गए। जैसे किसी के प्रति आपने क्रोध किया, वो आपका कुछ नहीं लगता, तो 1% आपके दिमाग में आता है कि आप इसको मार डालो, मारो इसको सबक सिखाओ। दूसरे वक्त आपके दिमाग में आता है कि चल जाने दे, उसी दौरान वो दूसरा कोई ऐसा शब्द बोल जाता है जिससे आपका क्रोध और बढ़ता है, तो इसलिए आप उसे मारने के लिए उतारू हो जाते हो। तो इसलिए आपने चल छोड़ रहे, जाने दे रहे, इसको मारेंगे, इसको सबक सिखाना, इस प्रकार से अनेक भाव जो आए और गए वो किस में माने जाते हैं, व्यभिचारी। तो रस की उत्पत्ति के दौरान अपन 3 ही प्रकार के कार्य करते हैं। शाम का समय है, हल्की हल्की बरसात हो रही है, सुंदर बगीचे में आप बैठे हैं, अपने आप ही मन में श्रृंगार की उत्पत्ति होगी।
तो वो जो बगीचा है, उसमें जो पुष्प है, उसमें जो बरसात हो रही है, उसका जो बहुत ही मनोरम वातावरण है, वो आपके मन व मस्तिष्क के अंदर एक बहुत ही सुंदर भाव को उत्पन्न करेगा। एक इस प्रकार के भाव को उत्पन्न करेगा जो आपके मन में श्रृंगार की उत्पत्ति करे, सौंदर्य की उत्पत्ति करे। उसके बाद आप जिस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, कुछ लड़कियां होती है ना ऐसे झूमने लगती है, तो उस प्रकार से जो भी चेष्टाएं करें वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, अनुभव में आ जाएगी। और उस दौरान आपके मन में यदि विचार आ गया कि बगीचा है, अपन खुले में है, कोई देख लेगा, पागल समझेगा, किसी भी प्रकार के कोई विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या किस में जाएंगे, व्यभिचारी भाव में। ये है रस का छोटा प्रश्न। अब मैं आपको बोलकर सुना देती हूं कि रस का छोटा प्रश्न आपको किस तरीके से करना है। यदि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र, प्रश्न क्या है? प्रश्न सिर्फ इतना है, रस से क्या अभिप्राय है। प्रश्न ये है और इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और रस सिद्धांत इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र का रस सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके कारण भारतीय वाङ्मय, वाङ्मय का मतलब होता है साहित्य, और वाङ्मय इस प्रकार से लिखा जाता है। मैं आपको बता भी देती हूं, वाङ्मय तो यहां पर लिखेंगे कि जिसके कारण भारतीय वाङ्मय और भारतीय समीक्षा शास्त्र पाश्चात्य साहित्य के सम्मुख अपना मस्तक गर्वोन्नत रख सकता है। यानी ये हमारी इतनी बड़ी उपलब्धि है रस संप्रदाय कि जिसके दम पर अपन पाश्चात्य साहित्य के समक्ष भी सर उठाकर खड़े होते हैं। रस सिद्धांत काव्य के मूल तत्व की व्याख्या विवेचना प्रस्तुत करता है और काव्य के मूल प्रयोजन का समाधान भी इसी से होता है। आप वीडियो रोक रोक कर इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छे से मैटर तैयार किया गया है रस के अभिप्राय का। इस सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या नाट्याचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रस्तुत की। इनका ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, इसलिए भी इनको नाट्याचार्य कहा जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय समीक्षा शास्त्र के प्रथम महान आचार्य भरत मुनि को शुंग काल में विद्यमान माना था। शुंग काल एक बहुत ही प्राचीन काल माना गया है। उस समय भी कहते हैं कि उस समय हुए थे भरत मुनि, तभी उन्होंने रस की व्याख्या कर दी थी। तो इसलिए ये जो रस संप्रदाय है ना, ये सबसे प्राचीन संप्रदाय भी माना जाता है। नाट्य शास्त्र में भरत ने अपना प्रसिद्ध रस सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा रस के स्वरूप का सर्वप्रथम निरूपण किया गया। भरत मुनि द्वारा दिया गया रस निष्पत्ति का परिचायक प्रसिद्ध सूत्र ये है। कौन सा? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही। इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति हो सकती है। ये हो गया। और उसके बाद यदि आपसे पूछ ले कि भाई रस जो है वो क्या है, तो आप सीधी की सीधी बात कहेंगे कि रस ब्रह्मानंद सहोदर है। एक लाइन आप इसमें और भी जोड़ देंगे, रस क्या होता है? ब्रह्मानंद सहोदर होता है। अब ब्रह्मानंद सहोदर का क्या मतलब है? ब्रह्म की प्राप्ति के आनंद का भाई। ब्रह्म की प्राप्ति जब होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो कहते हैं कि इतना आनंद प्राप्त होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, जिसके बारे में वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो वो जो अप्रतिम आनंद है ब्रह्मानंद, उसी का भाई है। कौन? रस। सहोदर का मतलब होता है एक ही उदर, उदर का मतलब होता है पेट। तो एक ही उदर से उत्पन्न हुए जो दो लोग होते हैं उनको सहोदर कहा जाता है। तो ब्रह्मानंद सहोदर कौन है? रस है। जिस प्रकार से रस की उत्पत्ति का आनंद मिलता है, उसी प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति का असीम अपरिमित आनंद मिलता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको भी नोट लगाकर इस लाइन को जोड़ सकते हो। ये आपका छोटा प्रश्न रहेगा और छोटा प्रश्न ही आपको तैयार करना है। रस के अवयव पूछ ले तो रस के अवयव यही हो जाएंगे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, यही है। इन चारों के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको। इन चारों पर भी टिप्पणी आ जाए तो भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक और प्रश्न के साथ जो महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। तब तक के लिए धन्यवाद।